तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपका एक कक्षा 10 का क्लास ले रहा हूँ और इसमें आप सभी का जो है स्वागत है। पिछले वीडियो में जो मैं पढ़ा रहा था आपको, ए लेटर टू गॉड में जो है मैंने आपको 3 पैरा तक पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको कुछ जो है उस पैरा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मैंने आपको दिए थे। और आज जो है हम पैरा 4 हम पढ़ेंगे और आप लोग जो है अपनी कॉपी और एक कलम किताब, ये जो अस्त्र और शस्त्र है, भाई बिना अस्त्र और शस्त्र के मार नहीं होता है, तो ये आपके जो है ये अस्त्र और शस्त्र हैं, किताब, कलम, कॉपी। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने आप को मेंटली आप पढ़ने का जो एक मूड बना लीजिए कि अब हम पढ़ने चल रहे हैं। और अच्छे बच्चे वही होते हैं कि क्लास में आने पर सबसे पहले वो पढ़ने के लिए जो है वो अपने मूड को बनाते हैं, अपने अंदर जो है एक अस्थाई एक भाव लाते हैं, दिमाग को स्थिर करते हैं और अपना मेडिटेशन जो है एक अच्छा मेडिटेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं एक अच्छे स्टूडेंट के लिए और ये सारे गुण आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये सारे गुण आपके अंदर नहीं रहेंगे, आपके अंदर कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी कि अब हम क्लास में हैं तो हमको सीखना है ही नहीं है। और अपने काम के प्रति अगर आपके अंदर एक सिंसियरिटी, एक और ऑनेस्टी और डिवोशन, एक समर्पण का भाव हो, ईमानदारी का भाव, निष्ठा का भाव हो, काम में ईमानदारी हो, तो अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं रहेंगी तो आप निश्चित रूप से आप क्लास में रह करके भी आप बेकार हैं। तो अब क्लास में आप आ गए हैं तो ये सारे गुण अपने अंदर आप पैदा कर लीजिए और किताब जो भी आपके पास है आप निकाल करके आप तैयार हो जाइए। एक बार अभी कठिन वर्ड हम यहाँ पर नोट कर देंगे और एक बार रीडिंग कर दूँ। रीडिंग करना इसलिए ज़रूरी है ना कि हमारे इसमें जो है लगभग 90% ऐसे लड़के लड़कियाँ हैं कि अगर हम किताब को पढ़वाएं तो उनको पढ़ने नहीं आता है, पढ़ नहीं पाएंगे वो। तो आप कोई इसका मतलब अंग्रेजी आपको कुछ आती भी नहीं, जब किताब नहीं पढ़ पाएंगे तो आगे क्या कहना है। एक बार रीडिंग हम कर देते हैं और आप उसको बार बार रीडिंग करिए। निश्चित रूप से बार बार रीडिंग करने से आपको प्रोनाउंसिएशन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए कमांड पॉइंट एंड लिसन टू मी व्हाट आई प्रोनाउंसिएटिंग द पैरा 4 with a satisfied expression. He regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins, the boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearl. "It is really getting bad now," exclaimed the man. "I hope it passes quickly." It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, and the whole valley. The field was white as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness when the storm had passed.
he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing this year. We will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We all shall go hungry this year. But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope: help from God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That is why they say no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eye, as he had been instructed, see everything, even what he deep in the one conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो ये I pronunciate the para which I shall teach you all today. मैंने जो पैरा मैं आज आपको पढ़ाऊँगा इसका मैंने उच्चारण अंग्रेजी में पढ़ा है और आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। आप लोग घर जा कर के इसको कई बार पढ़िएगा। निश्चित रूप से आप कई बार पढ़ेंगे तो आप में को पढ़ने में आपके अंदर धीरे धीरे जो है सतत सुधार आएगा। तो अब हम थोड़ा सा इसको हिंदी बता दें, कठिन शब्दों को बताते चलेंगे, आप लिखते चलिएगा। जहाँ कहाँ कहाँ क्वेश्चन बनेगा उसको बताएंगे, आप ध्यान से सुनिए, कलम भी चलाइएगा, दिमाग भी चलाइएगा और अपने आप को भी चलाइएगा। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विथ ए सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड माने होता है संतुष्टि और एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति। तो विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन जो तीन वर्ड आए हैं, विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, इसका मतलब होता है संतुष्टि की अभिव्यक्ति से। संतुष्टि की अभिव्यक्ति माने होता है कि पूरी तरह से संतुष्ट हो करके। लेंचो बच्चों पूरी तरह से संतुष्ट हो गया क्योंकि लेंचो को एक भारी बरसात की या एक फुहारे की आवश्यकता थी और वह भारी बरसात हो गया। इससे वो संतुष्टि उसको मिल गई। संतुष्टि की अभिव्यक्ति से उसने देखा द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। फील्ड माने क्या होता है बच्चों? खेतों को। राइप का मतलब होता है पके हुए, कॉर्न माने अनाज, और विथ इट्स और इसके फूलों को। एक कॉमा है, यहां तक अर्थ निकालिए। लेंचो ने संतुष्टि, या अपने और सरल शब्दों में कहिए कि लेंचो पूरी तरह से संतुष्ट हो करके संतुष्टि की अभिव्यक्ति से उसने जो है पके हुए अनाज के खेतों को और इसके फूलों को देखा। अगले काम हम चलिए। ड्रैपेड इन कर्टेन ऑफ, ड्रैपेड का मतलब क्या होता है भाई? एक बहुत डिफिकल्ट वर्ड है। ड्रैपेड का मतलब बच्चों होता है घिर गए थे। ड्रैपेड माने सराउंडेड। क्या हुआ भाई? बोलो। सराउंडेड। ड्रैपेड इन कर्टेन ऑफ रेन, जो रेन से, रेन माने वर्षा से, जो घिर गए थे, यानी उसके खेत जो बच्चों थे, जो पके हुए अनाज के खेतों में अनाज पक गया था। और वे ड्रैपेड ऑफ कर्टेन रेन, वे वर्षा के पानी से पूरा एकदम ढक गए थे। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगैन टू ब्लो। बट माने आपको पता है कि लेकिन होता है। सडनली माने बच्चों होता है एकाएक या अचानक।
स्ट्रांग विंड, स्ट्रांग माने मजबूत होता है और विंड माने होता है हवा। मजबूत हवा का मतलब आप समझ लो कि तूफान, आंधी कह लो आप। एक मजबूत आंधी या तूफान बिगैन टू ब्लो, बिगैन का मतलब होता है स्टार्टेड, शुरू हो गया, ब्लो माने चलना या बहना। मेरे बच्चों, ब्लो माने होता है हवा का बहना। यू मस्ट नो, आपको अवश्य जानना चाहिए कि ब्लो माने होता है हवा का बहना और फ्लो माने होता है बच्चों पानी का बहना। नोट कर लीजिए आप लोग। और एक ब्लो माने होता है नाक का बहना। कोई आपसे कहता है कि आपकी नाक बह रही है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा योर नोज इज ब्लोइंग, आपकी नाक बह रही है। तो ब्लो माने नाक का बहना, ब्लो माने हवा का बहना। तो एक स्ट्रांग विंड, एक तेज हवा का झोंका या आनी कह लो। बिगैन का मतलब होता है शुरू हो गया, स्टार्टेड। ब्लो माने चलना। एलॉन्ग एक प्रीपोजिशन आया है, एलॉन्ग का मतलब होता है के साथ। नोट करिएगा आप लोग, नोट करिएगा, जरूर नोट करिएगा। आप लोग बड़े सिंसियर स्टूडेंट हो और आपके से कोई भी वर्ड आपसे बचना नहीं चाहिए, भी जान जाइए, तब तो मैं जानूंगा कि आप लोग एक डिवोटेड स्टूडेंट हो, है ना। हाँ, खाना पूर्ति नहीं करना है क्यों भाई, पढ़ाई में ईमानदारी होनी चाहिए, बस निष्ठा होनी चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए, भूख होनी चाहिए, है ना। हाँ, तो एलॉन्ग माने क्या हुआ, के साथ। विथ द रेन, मतलब विथ माने साथ, दो दो प्रीपोजिशन है। एलॉन्ग माने के साथ, विथ माने साथ, रेन माने वर्षा, वर्षा के साथ, पानी के साथ एक मजबूत तेज आंधी का चलना भी क्या हुआ, शुरू हो गया। और लार्ज हेल स्टोन, लार्ज माने होता है बिग, बड़ा सरल शब्द है। लार्ज माने वेरी बिग, बड़े बड़े। हेल स्टोन माने क्या होता है, ओले, ओले पाथर, बड़े बड़े ओले पाथर। बिगैन टू फॉल, बिगैन माने शुरू हो गए, टू फॉल माने गिरना, बड़े बड़े ओलों का भी गिरना शुरू हो गया। एक बार आपको मिला करके हम पूरा स्टैंजा आपको पढ़ा दें। एक का एक जो है, एक मजबूत हवा और पानी के साथ एक मजबूत हवा का झोंका और बड़े बड़े ओलों का गिरना भी क्या हुआ, शुरू हो गया। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइन। मेरे बच्चों, यहाँ जो दीज है, दीज जो है, अगर मैं क्वेश्चन कर दूं व्हाट इज दीज, ये दीज माने ये होता है, आए प्रोनाउन है, तो एक ही इस प्रकार का प्रोनाउन है। मैं जानना चाहता हूं दीज जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। व्हाट काइंड ऑफ प्रोनाउन, दीज इज, तो दीज इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये संकेतवाचक प्रोनाउन है जो किसी वस्तु की, व्यक्ति की, स्थान की ओर ये संकेत करने के लिए आता है। तो दीज माने ये किसके लिए आया है, दीज ट्रूली, ये जो आया है, ये आया है, ये किसको कहा गया है, प्रोनाउन है, बताओ किसके लिए आया है। हाँ, कोई लड़का बताओ, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, थोड़ी गलती है बेटा। दीज ट्रूली रिजेंबल, ये आया है जो ये हेल स्टोन के लिए आया है। आपने राइट आंसर दिया है ना, यू आर राइट, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो ये सचमुच में न्यू सिल्वर क्वाइंस, नए नए
चांदी के सिक्के के समान थे। एक वर्ड है रिजेंबुल, रिजेंबुल आपको बताना पड़ेगा। रिजेंबुल माने नोट करिएगा समान, लाइक। ये जो ओले थे ये सचमुच में नए नए सिक्के के समान थे। द बॉयज, ये बॉयज जो हैं ये लेंचो के घर के लड़के हैं, लेंचो के घर के लड़के। एक्सपोजिंग माने होता है नेक्ड, एक भी वर्ड में नहीं छोड़ रहा हूं, सारे शब्दों का पोस्टमार्टम कर दे रहा हूं। तो एक्सपोजिंग माने होता है नंगे, नंगे विदाउट क्लॉज। ये जो लड़के थे लेंचो के घर के, ये नंगे बदन माने सारे कपड़ों को उतार करके जो है देमसेल्फ टू रेन, ये खुद कहाँ गए, पानी में गए, अपने कपड़ों को उतार दिए और ये पानी में गए, बरसात हो रही थी उस वर्षा में गए। टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, क्यों भाई नंगे बदन, नेक्ड बॉडी, एक्सपोजिंग नेक्ड, क्यों ये नंगे बदन जो है वो वर्षा में गए, क्यों गए थे? क्वेश्चन बनता है कि क्यों गए बताओ नंगे बदन पानी में वर्षा में। तो टू कलेक्ट, बच्चों कलेक्ट करने गए थे। कलेक्ट की प्रायवाची होती है गैदर, GATHER, तो गैदर करने गए थे, कलेक्ट करने गए थे फ्रोजन पर्ल। फ्रोजन पर्ल किसको कहा गया है? फ्रोजन जो है पास्ट पार्टिसिपल है, फ्रोजन पर्ल, पर्ल माने मोती होता है और फ्रोजन माने जमे हुए मोती। ये फ्रोजन पर्ल किसको कहा गया है? ये क्वेश्चन कैन बी पुट आउट, व्हिच थिंग्स हैव बीन सेट फ्रोजन पर्ल। फ्रोजन पर्ल किसको कहा गया है? तो यू विल आंसर फ्रोजन पर्ल हैज बीन सेट टू दी हेल स्टोन। हेल स्टोन को फ्रोजन पर्ल कहा गया है। तो ये जमे हुए मोती जो बर्फ गिरते थे जमीन पर, वो जम जाते थे, उन्हीं बर्फ के जमे हुए टुकड़ों को वे कलेक्ट करने के लिए गए। तो एक्सक्लाइम्ड द मैन, एक्सक्लाइम का मतलब होता है आश्चर्य व्यक्त करना, अचंभित होना। द मैन माने आदमी, द मैन कौन है? लेंचो। लेंचो अचंभित हुआ, आश्चर्य व्यक्त किया। एक्सक्लाइम्ड का मतलब सरप्राइज्ड, अमेज्ड। लेंचो अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हुआ कि इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। इट माने या इट आया है रेनिंग के लिए, कि यह जो वर्षा हो रही है सचमुच में गेटिंग बैड, अब बहुत बैड हो रहा है, अति हो रहा है। किसी चीज की अधिकता जब होती है ना तो खराब हो जाता है, हैं? आपको पता है ना। तो इट इज रियली माने होता है सचमुच में, इनफैक्ट कह लो आप, रियल कह लो आप। तो इनफैक्ट सचमुच में, इट इज गेटिंग बैड, अब बहुत बुरा हो रहा है। लेंचो ने आश्चर्य व्यक्त किया और आगे कहा कि आई होप, मुझे आशा है, मैं आशा करता हूं कि ये वर्षा पासेस क्विकली, पासेस माने गुजर जाए, क्विकली माने जल्दी से, ये जो बरसात हो रही है ये जल्दी से खत्म हो जाए, जल्दी से बंद हो जाए। लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन इट आया है रेन के लिए, प्रोनाउन है। लेकिन जो रेन थी, वो रेनिंग थी, जो बरसात थी, डिड नॉट पास क्विकली। क्विकली माने जल्दी होता है, अर्ली होता है, लेकिन बरसात जल्दी बंद नहीं हुआ। इट डिड नॉट पास क्विकली, पास माने गुजरना, अब पास अवे माने मुहावरे में मर जाना होता है, यहाँ पास से मतलब है बंद होना से। जो भाव जहाँ लगता है उस भाव को लगाते हैं साहित्यिक भाषा में। इट डिड नॉट पास क्विकली,
ये बरसात जल्दी बंद नहीं हुआ। फॉर एन आवर, एन आवर माने 1 घंटे तक। आवर में एच साइलेंट होता है और इसको हम हावर नहीं पढ़ते हैं। व्हेन वी प्रोनाउंसिएट आवर विथ वावेल वर्ड वॉइस, वी प्रोनाउंसिएट इट विथ वावेल वॉइस, आवर ना कि हावर। हा होता हावर से पढ़ते तब वहाँ पर एन नहीं लगता, हम उसको एच नहीं पढ़ते हैं, हम कहते हैं आवर। तो फॉर एन आवर 1 घंटे तक, हेल माने ओला, पाथर की, रेंड माने वर्षा हुई। 1 घंटे तक जम करके जो है ओले की वर्षा हुई। ऑन द हाउस, घर पर, बगीचे में, हिल साइड माने पहाड़ी के अगल बगल, द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेतों में, ऑन द होल वैली, और पूरे घाटी में, इतनी जगहों पर जो है 1 घंटे तक पूरा जम करके जो है बरसात हुआ और ओला पाथर जो है पाथर पड़ा। लेंचो बताता है कि द फील्ड वाज वाइट, पूरा जो खेत था, पूरा मैदान जो था, पूरा फील्ड, वाज वाइट, एकदम पाथर से सफेद हो गया। एक वर्ड एज इफ आया है। एज इफ माने होता है बच्चों मानो की, मानो पूरा मैदान, पूरा खेत सफेद हो गया, मानो की कवर्ड, कवर्ड माने ढक दिया गया हो। कवर्ड की पर्यायवाची होती है ड्रेपेड। क्या होती है? ड्रेपेड, DRAPED। मानो कि ड्रेपेड कर दिया गया हो, कवर्ड कर दिया गया हो, ढक दिया गया हो। साल्ट माने नमक से, पूरा खेत एकदम सफ़ेद हो गया, मानो कि ऐसे नमक से पूरे खेत में नमक बिछा दिया गया हो, नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, नॉट माने नहीं, ए लीफ माने एक भी पत्ती, रिमेंड माने पास्ट टेंस है, रिमेंड माने शेष बचना होता है बच्चों, और रिमेंड पास्ट टेंस हो गया है, शेष बची। ऑन माने पर, ट्रीज माने वृक्षों पर। अब आप, बड़ा सिंपल सेंटेंस है, बड़ा सरल वाक्य है। नॉट ए लीफ, एक भी पत्ती शेष नहीं बची वृक्षों पर, वृक्षों पर एक भी पत्ती नहीं बची। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना जबरदस्त ओला और पाथर और बरसात हुआ। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कार्न माने अनाज, फसल, टोटल माने संपूर्ण। टोटल की पर्यायवाची बड़ा सिंपल है, और मैं पूछ दूं तो 10% के अलावा और लोग बता ही नहीं पाएंगे। बता दोगे? हाथ मूड़ी नहीं हिल रही है, नहीं बता पाओगे, नोट कर लो। टोटल की पर्यायवाची होती है होल, WHOLE, और इंटायर भी होता है। हाँ, तो टोटल, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है रूइंड, RUINED। कलम तो चल नहीं रही, देख रहे हैं? हाँ, बिना कलम के आप लोग आते हैं, कौन सा भैया आप पढ़ाई करोगे? धोखा केवल देना है माँ बाप को। हैं, जो चीज़ें विद्यार्थी के अंदर होनी चाहिए वो आप में है ही नहीं है। ना तो काम के प्रति ईमानदारी है, ना तो काम के प्रति समर्पण है, और ना तो आपके अंदर कंसंट्रेशन है ना? तो कैसे आप पढ़ाई करोगे? देखिए, तो कहते हैं कि कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरा अनाज नष्ट हो गया था, रूइंड हो गया था। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट, फ्लावर माने होता है फूल, पौधों पर जो फूल लगे थे वे गॉन माने जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स माने पौधों से, पौधों पर से सारे फूल, जब पत्तियां नहीं बची तो फूल कहाँ से बचेंगे? सारे फूल भी गिर चुके थे।
लेंचो हर सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। अब यह सारी चीज़ों को देख करके लेंचो की आत्मा, फील्ड का मतलब होता है फूल ऑफ, FULLOF। तो लेंचो की आत्मा भर गई विथ सैडनेस माने होता है दुख से। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान, पास्ट का मतलब होता है कम टू एंड। ये आपको मैं नया वर्ड दे दूं, कम टू एंड। अंग्रेजी में, साहित्य में जितना भी आप शब्दकोश जानते हो आपको कुछ भी नहीं आता है। और कहते हैं कि इस तरीके से जो है, जब तूफान, पास्ट माने गुजर गया, गुजरने का मतलब होता है कम टू एंड। कम टू एंड माने खत्म हो गया, बंद हो गया। तो लेंचो स्टूड माने खड़ा हुआ, स्टैंड का दूसरा रूप है स्टूड, खड़ा हुआ। इन द मिडिल, मिडिल माने सेंटर होता है, मध्य भाग, बीच। तो लेंचो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। अब जो कुछ लेंचो ने अपने पुत्रों से कहा, खेत के बीचों बीच खड़ा होकर के, देखिए क्या कहा। कहा कि ये प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग ऑफ लोकस्ट माने टिड्डी होता है भाई, टिड्डी। प्लेग ऑफ लोकस्ट, यहाँ प्लेग का मतलब ग्रुप से लिया गया है। प्लेग ऑफ लोकस्ट माने टिड्डियों का समूह, टिड्डियों का दल, टिड्डियों का झुंड। अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट, अगर प्लेग का मतलब बच्चों यहाँ पर हम आपको बार बार आपको बता रहा हूँ कि प्लेग का मतलब हो गया यहाँ पर झुंड या दल से या समूह से, और लोकस्ट माने टिड्डी होता है। अगर टिड्डियों के समूह ने हमला किया होता हमारी फसल पर, अगर आज टिड्डियों ने हमला किया होता, वुड हैव लेफ्ट मोर, वो लेफ्ट माने छोड़ देती, मोर माने और अधिक। मोर इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ मच, डिग्री भी आपको जानना है। अगर टिड्डियों ने हमला किया होता तो वे भी इस वर्षा और ओले से ज़्यादा छोड़ देती। लेकिन हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन हेल माने ओले ने, लेफ्ट माने छोड़ा, नथिंग माने कुछ भी नहीं। लेकिन इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर टिड्डियों के दल ने हमला किया होता तो वे भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करती। इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, अपने लड़कों से कहता है कि इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हम लोगों के पास कोई अनाज नहीं होगा, कोई कॉर्न नहीं होगा, कोई फसल नहीं होगी। तो दैट नाइट वाज सॉरोफुल, वह जो रात थी, वह रात वाज सॉरोफुल, सारो माने होता है दुख से, मुसीबत से, परेशानी से भरी हुई थी। लेंचो के परिवार के लिए, लेंचो के लिए वह रात बड़ी दुखदाई थी। ऑल आवर वर्क, उसने और क्या कहा अपने परिवार में अपने बच्चों से, ऑल आवर वर्क, हम लोगों ने जो ये वर्क किया, जो हार्ड वर्क किया, जो खेतों में मेहनत किया, जो परिश्रम किया, हमारे सारे कठिन परिश्रम के बदले, हमारे मेहनत के बदले, हमारे पसीना बहाने के बदले हमको मिला नथिंग। नथिंग माने क्या होता है? कुछ भी नहीं मिला। हमारे कठिन परिश्रम के बदले हमको कुछ भी नहीं मिला। देयर इज नो वन, देयर इज नो वन, कोई भी नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सकता है। कहता है कि कोई नहीं है। देयर इज नो वन माने क्या होता है? कोई भी नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सकता है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, गो हंग्री का मतलब होता है भूखे रह जाना। गो हंग्री माने क्या होता है?
भूखे रह जाना। दिस ईयर माने इस साल हम लोग भूखे रहेंगे, क्योंकि कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। हमारे काम के बदले हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। तो बट इन दी हार्ट ऑफ ऑल, बट माने क्या होता है, लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी लोगों के आत्मा में, सभी लोगों के हृदय में, सभी लोगों के मन में, अंतरात्मा में, हु लिव्ड, जो निवास करता था, जो रहता था, इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ वैली, उस घाटी के मध्य में, उस एकांत घर में, घाटी के मध्य में एकांत घर में, सभी लोगों के हृदयों में जो रहता था, सभी लोगों के हृदयों में जो बात थी, जो थी वो थी, देयर वाज ए सिंगल होप। अब सभी लोगों के मन में, सभी लोगों के अंतरात्मा में केवल एक बात थी, केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब केवल भगवान से सहायता की आशा थी। एक बार फिर देखिएगा आप इस पैरे को, इस लाइन को, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीचों बीच, घाटी के मध्य में, उस एकांत घर में, क्योंकि आपको पता है कि उस घाटी में लेंचो का केवल एक अकेला घर था, तो उस घाटी के मध्य में और उस अकेले घर में, एकांत घर में, सभी लोगों के अंतरात्मा में, सभी लोगों के मन में केवल एक आशा थी, और वह थी भगवान से मदद। तो उसने कहा कि डोंट बी सो मच अपसेट। लेंचो इज कंसोलिंग द मेंबर ऑफ हिज फैमिली। इस तरीके से लेंचो अपने घर का मालिक था, और वह अपने घर के सदस्यों को कंसोल कर रहा है, सांत्वना दे रहा है। इस मुसीबत की घड़ी में वो ढांढस दिला रहा है कि डोंट माने मत, बी माने होना होता है, मत होइए, सो माने इतना, अपसेट का मतलब होता है मेंटली डिस्टर्ब। यहाँ मेंटली डिस्टर्ब मतलब आप मत समझिए कि पागल हो जाना। हम मेंटल डिस्टर्ब उसको कहते हैं जो दिमाग से कुछ हल्का होता है, 1/2 होता है। लेकिन यहाँ मेंटली डिस्टर्ब का मतलब नहीं है, अपसेट का मतलब होता है कि दुख और मुसीबत। तो उसने कहा इतना ज़्यादा अपसेट माने परेशान होता है, तो इतना ज़्यादा परेशान मत होइए आप लोग, इतना ज़्यादा परेशान आप लोग मत होइए, वो मना करता है। और इवन दो दिस सीम लाइक ए टोटल लॉस, आज ये टोटल लॉस हो गया है, जो हमारा सब कुछ, जो हमारा नुकसान हो गया है, ओले ने जो सब कुछ बर्बाद कर दिया है, पूरी फसल को तबाह कर दिया है। इस नुकसान से, टोटल लॉस से, बच्चों यहाँ लॉस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि देख, यू नो दैट देयर आर 2 लॉस, वन लॉस LOSC, दिस लॉस इज वर्ब which means खोना। वन लॉस LOSS, लॉस माने नुकसान, which means, which is noun। तो in this way I explained you both loss, both are homophones each other। तो उसने कहा कि जो टोटल लॉस हुआ है, जो टोटल नुकसान हुआ है, पूरी फसल जो बर्बाद हुई है, इससे अब आप लोग इतना ज़्यादा अपसेट, परेशान मत होइए। और दैट इज वाई दे से, दैट इज वाई, दैट इज व्हाट दे से, यही तो कहना है ना लोगों का कि नो वन डाइज ऑफ हंगर। नो वन माने कोई भी नहीं, डाइज माने मरता है, हंगर माने भूख से। याद करिए कि कोई इस दुनिया में जो है भूख के बगैर, भूख से मरता नहीं है। आल थ्रो दी नाइट, यहाँ जो थ्रो आया है, थ्रो माने बच्चों होता है पूरी, THROUGH, और इसी थ्रो का मतलब प्रीपोजिशन भी है। थ्रो माने होता है में से होकर, में
से होकर। अब आपको एक एग्जाम्पल मैं दे दूं कि ऐसे कहते हैं यह रास्ता खेतों से होकर जाता है। ध्यान दीजिएगा आप ट्रांसलेशन पर, यह रास्ता खेतों से होकर जाता है। तो कहोगे दिस रूट, अब रोड नहीं कहोगे भाई, रोड तो हाईवे कहते हैं हम लोग। दिस रूट ROUT दिस रूट लिख दे, दिस रूट लीड्स थ्रू THROUGH, दिस रोड नहीं, दिस रूट लीड्स थ्रू फील्ड्स। तो ये ट्रांसलेशन हो गया, प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ। और एक और थ्रो होता है, कहते हैं थ्रो, उनके थ्रो भिजवाए दे है। आप सुने होंगे ना, कहते हैं उनके थ्रो हैं, थ्रो माने के हाथ। तो अंग्रेजी में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थ्रो मतलब यहाँ होता है संपूर्ण, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। देखिए संपूर्ण आ गया, पूरी रात। लेंचो थाट माने सोचता था, पूरी रात भर लेंचो सोचता था केवल एक आशा के बारे में, केवल एक आशा। और एक आशा की थी, व्हाट वॉज वन होप, वह एक आशा क्या थी जिसके बारे में लेंचो पूरी रात सोचता था। यू हैव रेड वन होप इन प्रीवियस पैरा, आप अपने पहले पैरा में पढ़ चुके हो कि वन होप क्या थी। बताइए कोई लड़का भाई, वन होप क्या थी? वन होप, अरे हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प फ्रॉम गॉड। बहुत बढ़िया उत्तर आपने दिया है। आई एम प्राउड ऑफ सच स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट, गिविंग इन आंसर वेरी ट्रिकली एंड वेरी सडनली। तो वो एक आशा क्या थी जिसको पूरी रात सोचता था, वही हेल्प फ्रॉम गॉड। तो पूरी रात वही एक आशा भगवान से मदद के बारे में सोचता था। हुज आइज, हुज माने जिसकी, ये हुज जो आया है गॉड के लिए आया है, ऑलमाइटी गॉड के लिए, परम पिता ईश्वर के लिए आया है। जिस परम पिता परमेश्वर की आंखें सी माने देखती हैं, एवरीथिंग माने क्या होता है, सब कुछ। लेंचो को ये विश्वास था, भगवान में बड़ी गजब की आस्था थी, बहुत मजबूत भगवान में विश्वास था, आस्था थी। और कहते हैं कि बिलीविंग इज गॉड, भाई हमारे अंग्रेजी में लिखा हुआ है ना कि आस्था का दूसरा नाम ही भगवान है। भाई हम अगर हमारी आस्था होती है तो हम एक पत्थर को भी हम गॉड मान लेते हैं, और नहीं तो न जाने कितने पत्थर सड़कों पर जो है टायरों के नीचे और पैरों के नीचे जो है थपेड़े दिन भर खाते रहते हैं। लेकिन एक पत्थर वो भी होता है जहाँ हमारी आस्था उसको गॉड के रूप में देखती है। तो आस्था का नाम ईश्वर है। तो लेंचो को ये आस्था थी भगवान में, बहुत एक मजबूत आस्था थी। उसने कहा कि जिस भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, कि व्हाट इज डीप इन वन कंसाइंस, कि किसी की अंतरात्मा की गहराई में। डीप माने क्या होता है भाई? डीप माने बच्चों होता है गहराई। क्या होता है? गहराई होता है। हाँ, अब कंसाइंस से एक वर्ड आया है, बड़ा कठिन वर्ड तो नहीं है। अगर आपको साइंस की स्पेलिंग आती होगी तो कन उसमें जोड़ दीजिए। कंसाइंस माने अंतरात्मा होती है। कि उसने कहा कि किसी की अंतरात्मा की गहराई में क्या है वह भी भगवान जानता है। तो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल आदमी था। यहाँ थोड़ा हम आपको एक्सप्लेन कर दूं कि लेंचो, ऑक्स माने बैल होता है भाई, ऑक्स माने क्या होता है? बैल। तो आप कहेंगे बुल माने क्या होता है? भाई अंग्रेजी में शब्दों को देखना पड़ता है। आप कहेंगे बुल माने क्या होता है? बुल माने होता है सांड। आप कहेंगे सांड में और बैल में क्या अंतर है? तो इसको आप अपने स्तर से जानिए, लेकिन अंग्रेजी अलग अलग होती भाई। लेंचो एक बैल आदमी था। अब लेंचो एक बैल आदमी था, इसका मतलब क्या होता था भाई?
इसका जब आप इसको सरल करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, एक्सप्लेन करते हो, इसका मतलब होता है कि लेंचो वर्कड इन हिज फील्ड लाइक ए एनिमल। लेंचो अपने खेत में एक जानवर की तरह काम करता था, एक जानवर की तरह काम करता था। भाई अगर कोई आदमी, बच्चों अगर बहुत मेहनती है और रात दिन अपने खेतों में काम करता है ना, तो अगल बगल के लोग कहते हैं कि यार वो बैल है, हुए बैल हो, तो उसको बैल तो है नहीं, उसको बैल क्यों कहते हैं? क्योंकि वह जानवर की तरह काम करता है, जो थकना जानता ही नहीं था, जानता है, जो थकना जानता ही नहीं है। तो लेंचो इसको एक्सप्लेन कर लो। लेंचो वाज ए वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी लेबोरियस मैन। ही वर्कड इन हिज फील्ड लाइक एन एनिमल। वो अपने खेतों में जानवर की तरह काम करता था और बड़ा मेहनती और परिश्रमी था, इसीलिए लेंचो को एक बैल आदमी कहा गया। बट ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन लेंचो न्यू माने जानता था। नो का तीनों रूप क्या होता है? नो, न्यू, नोन। अब स्पेलिंग आपको नहीं बताएंगे, लेकिन लेंचो न्यू माने जानता था, टू राइट माने लिखना। एक बार जान जाइए, लेंचो पढ़ा लिखा भी आदमी था भाई। लेंचो लिखना पढ़ना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग जो वर्ड है बेटा, फॉलोइंग माने होता है नेक्स्ट। अब जान जाइए, आपको पर्यायवाची अंग्रेजी पढ़ रहे हैं ना, जब तक एक एक वर्ड के दो दो तीन तीन जानेंगे नहीं, तब तक तो अंग्रेजी आपको आएगी ही नहीं। फॉलोइंग का मतलब होता है अगले, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अगले रविवार को, दिन कौन था? रविवार का दिन था। एट डे ब्रेक, समय क्या थी? डे ब्रेक का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग। आपसे पूछा जा सकता है कि वो दिन कौन था? आप कहेंगे संडे था। कौन सा दिन था? संडे। इट वाज संडे। संडे का दिन था, रविवार का दिन था, सुबह का समय था। और लेंचो बिगैन टू राइट ए लेटर। लेंचो बिगैन का मतलब होता है स्टार्टेड किया, प्रारंभ किया, शुरू किया। राइट माने लिखना, ए लेटर माने पत्र। लेंचो ने एक पत्र को लिखना शुरू किया। तो एक क्वेश्चन बनता है कि लेंचो, ध्यान दीजिएगा, व्हेन डिड लेंचो बिगिन टू राइट हिज लेटर। एक लिसन टू मी अगेन, एक बार में तो आपको आएगा नहीं। व्हेन, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, व्हेन डिड लेंचो बिगिन टू राइट हिज लेटर। लेंचो ने अपना पत्र कब लिखना शुरू किया? तो आप कहोगे लेंचो बिगैन टू राइट हिज लेटर ऑन संडे एट डे ब्रेक। जिस लेटर को ही हिमसेल्फ उड, वह खुद कैरी माने ले जाएगा। जिस पत्र को वह खुद ले जाएगा। कैरी माने क्या होता है? ले जाना। टाउन माने शहर, नगर। जिस पत्र को वह ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, मेल माने होता है पोस्ट ऑफिस, डाक। और जिसको खुद वो डाक खाने में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड। ये क्या था जो लेटर लेंचो ने लिखा? हो क्या था भाई? दिस लेटर वॉज ए लेटर टू गॉड। यह भगवान के नाम का एक पत्र था, ईश्वर के नाम का एक पत्र था। जो आपके लेसन का टाइटल है, जो आपके लेसन का शीर्षक है, ए लेटर टू गॉड, या ईश्वर के नाम एक पत्र था। तो बच्चों अब मैं आपको बताऊं कि लेंचो ने अपने लेटर में क्या लिखा था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस लेसन का है, और इस पैरा का तो दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर दिस पैरा। इस पैरा का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एंड मेनी प्रीवियस ईयर इट हैज़ कम इन योर एग्जाम। आपके पेपर में कई बार आ चुका है, तो आपको मैं यहाँ पर आई एम एम्फेसाइजिंग अगेन एंड अगेन ऑन दिस पॉइंट। लेंचो ने लेटर में क्या लिखा? तो लिखा उसने, अब आप ध्यान दीजिएगा, लेंचो ने लिखा कि इफ़ यू डोंट हेल्प मी, लिखा इफ़, अगर। यू किसको कहता है? गॉड को। यू
जो प्रोनाउन है वो गॉड के लिए आया है। कहता है इफ यू माने गॉड, अगर आप भगवान, डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं कौन है, आई कौन प्रोनाउन है, यू कौन है और आई कौन है, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी पूछ दिया है कि यहाँ पर यू और आई कौन है, पूछा जाता है भाई। तो यू गॉड है और आई कौन है, लेंचो। अगर आप भगवान मेरी मदद नहीं करेंगे, मेरे परिवार की मदद नहीं करेंगे, तो मैं और मेरा परिवार गो हंग्री माने भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर माने इस साल। लिखा हे भगवान, अगर आप मेरा और मेरे परिवार की मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखो रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसो, आई माने मुझको, नीड है, नीड की पर्यायवाची मैं आपको कई बार हर पैरा बताता हूं, रिक्वायर, मुझे रिक्वायर माने जरूरत है, नीड है आवश्यकता है 100 पेसो, 100 पेसो की। अब आप सोचेंगे कि ये 100 तो आप जानते हो कि 100 होता है, लेकिन पेसो क्या है भाई? पेसो इज करेंसी ऑफ दैट कंट्री। ये पेसो उस देश की मुद्रा है, या एक करेंसी है, मुद्रा है उस देश का, ये रुपया है समझिए, जैसे हमारे यहाँ रुपया है ना, वैसे वहाँ पेसो चलता है। तो मुझे 100 पेसो की जरूरत है। और ये भी दिखाया कि क्यों जरूरत है, सो करने के लिए। भाई देखिए, एक सो माने बच्चों क्या होता है, सो माने बोना होता है, और एक सो और होता है होमोफोन्स में, कहेंगे बड़ा गजब का सो था 12 से 3 वाला। तो सो माने होता है प्रदर्शन है, सो माने दिखाना होता है। तो दोनों आप जान जाइए, यहाँ सो माने बोना है, वर्ब है, और ये भी वर्ब है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। मुझे 100 पेसों की जरूरत है सो करने के लिए, बोने के लिए, माई फील्ड, अपने फील्ड को, खेत को, अगेन माने पुनः, और टू लिव, और लिव माने जीवित रहने के लिए, लिवलीहुड के लिए, जीवन यापन के लिए, अंटिल माने नोट करिएगा, जब तक कि नहीं, अंटिल इज ए नेगेटिव वर्ड, इट इज यूज्ड फॉर टाइम। अंटिल का प्रयोग जो होता है, इसकी हिंदी होती है जब तक कि नहीं, यह समय के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मुझे 100 पेसों की ज़रूरत है खेत को फिर से बोने के लिए और जीवन यापन करने के लिए, जब तक कि मेरी अगली फसल, आने वाली फसल तैयार नहीं हो जाती है, क्योंकि ओले ने और बरसात ने मेरे फसल को इस साल पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो इसी के साथ जो है ये पैरा मैंने आपको जो पढ़ाए हैं, ए नंबर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैव कम फ्रॉम दिस पैरा, एंड आई मेंशनड ऑल द important question whenever they came in lines to lines। तो बच्चों, आज मैं इस पैरा को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हमारा पैरा खत्म होता है कि लेंचो ने अपने पत्र में जो भगवान को लिखा था, ए लेटर टू गॉड, उसमें उसने क्या लिखा। तो इसके साथ जो है मैं इस पर आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव यू सम इम्पॉर्टेंट होमवर्क ऑन द बेस्ट ऑफ दिस पैरा। तो अब मैं होमवर्क लिख दूँ, आप उसको ढूंढ करके अपने नोट्स में, आप जो आपका नोट्स बना है, आप नोट्स तैयार करते रहिए, और उसी नोट्स में आप ये होमवर्क लिखिए। और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको लिखिए। पहला होमवर्क है कि हाउ वाज लेंचो हार्वेस्ट डिस्ट्रॉयड, ये हमारा आज का होमवर्क है, इस पैरा से होमवर्क है। पहला, हाउ
वाज, हाउ वाज लेंचो क्रॉप डिस्ट्रॉयड, कैसे लेंचो की फसल जो है नष्ट हो गई थी। और आपका एक क्वेश्चन है, आप जो क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो दैट लेंचो वाज हार्ड वर्किंग मैन। और अंतिम क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड। तो इस तरीके से मैंने आपको इस पैरा पर आधारित 3 क्वेश्चन दिए हैं। आशा है कि आप इन तीनों प्रश्नों को ढूंढ कर आप करेंगे। और इसी के साथ में आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय।